हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। हम लोग दोस्तों PMF IAS की इन्वायरमेंट की बुक से चैप्टर 10 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये काफ़ी बढ़िया चैप्टर है एंड इस चैप्टर की खास बात ये है कि इस चैप्टर को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा अगर आपको शुरू के 3 चैप्टर्स पता हैं इस बुक के, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। रिपीटेशन है इस चैप्टर में, काफ़ी सारे कुछ रिलेशनशिप्स बता रखे हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इजी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस जो इससे प्रीवियस वाला चैप्टर था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, लेकिन वो चैप्टर आपकी ज्योग्राफी में बहुत हेल्प कर देगा, और ज्योग्राफी में इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मतलब जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी एक बेसिकली क्या है, बायो मतलब दिखाता है एक शब्द को, अगर हम लोग तोड़ के देखें एक लाइफ को, और वो लाइफ और लाइफ फॉर्म्स में हमें विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब जो पृथ्वी पर जो किसी भी जीव जंतु के अंदर अगर जान होती है तो वो जीव जंतु कौन कौन से होते हैं, तो इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ नंबर 1 प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोबियल स्पीशीज़, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जान होती है ना, लाइफ होती है। एंड अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पर सर इंसान क्यों नहीं दिख रहे, इंसान इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एनिमल। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल स्पीशीज़, प्लस दुनिया में इन सभी स्पीशीज़ के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट शेयर कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो इसमें बहुत कीवर्ड्स आएंगे, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर 1, 2 और 3 अगर आपके अच्छे से रिवाइज हैं तो आपको और आसानी से चैप्टर समझ में आएगा। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल, प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम या उसका नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल, ऑर्गेनिज्म, प्लांट या कोई भी अन्य स्पीशी। बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में हमारे सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, देखते हैं इसको। लगभग 8.7 मिलियन टोटल एस्टिमेटेड स्पीशीज़ जो हैं अर्थ पर पाई जाती हैं। लैंड पर पाई जाने वाली स्पीशीज़ जो हैं दे आर 6.5 मिलियन, और समुद्रों में, ओशंस में 2.2 मिलियन। यानी कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ पर है, लैंड पर के ओशंस में? लैंड पर। ये वाली बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने पढ़ नहीं रखा, ये कोई ट्रैप तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि लैंड पर होती है, कहीं ओशंस में तो ज़्यादा नहीं होती। नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ये तो बात कर रहा है बायोडाइवर्सिटी की, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं वो आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लैंड पर या फिर ओशंस पर? बताओ। ओशंस में। और ओशंस में कहाँ पर? हाँ श्रेया, ओशंस में। और ओशंस में कहाँ पर? उसको हम लोग कहते हैं सी फ्लोर्स या फिर ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। और फिर अलग अलग प्रकार से आपको पता है ना श्रेया, इसमें हरनीत के नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे माउंटेन होते हैं हमारे, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। समुद्र के नीचे चले जाओ तो उसकी धरती पे जाके मिलते हैं आपको ग्योट्स, है ना, रिजेस। MOR याद है, मिड ओशनिक रिज, जहाँ से वॉल्केनिज्म जो है वो इरप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक अमेजिंग, एस्टोनिशिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपके सामने दे रखा है। स्टैगरिंग का मतलब यही होता है, ठीक है, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, समथिंग लाइक शॉकिंग। 86% जितनी भी स्पीशीज़ हैं धरती पर और 91% स्पीशीज़ समुद्रों में
वो अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक बकलोली वाला फैक्ट है कि इसमें जब कोई चीज़ फाउंड मतलब डिस्कवर करी जाना बाकी है, तो इनको कैसे पता कितनी अभी बाकी रह गई है परसेंटेज, है ना। तो ज़्यादातर जो प्रपोर्शन है स्पीशीज़ की जो मिलने वाली हैं या मिल सकती हैं, साइंटिस्ट और वेरियस एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो ट्रॉपिक्स में मिलेंगी, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो होती है, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है वो कहाँ पर होती है? टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन या फिर पोल्स। ट्रॉपिकल रीजन। और क्या मैं ट्रॉपिकल रीजन को ऐसा कह सकता हूँ, नियर द इक्वेटर। और 6 क्लास की ज्योग्राफी का अगर अर्थ बना के कहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, बीच में से जाती है हमारी इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच में जो जोन आता है जहाँ पर सन की डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं अर्थ पर, टॉरेट जोन, यही है ट्रॉपिक्स पूरे का पूरे जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, हाँ कि ना। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहीं देखने को मिलती है। अब एक बात याद रखना, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। एज यू गो अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल ऑन एनी साइड, इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, टेल मी द फिनोमिना कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी टुवर्ड्स द पोल्स या डिक्रीज होगी, बताओ बोलो। अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगी? लाइफ फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा मिलेगी पोल की तरफ जाते हुए। इक्वेटर से मूव कर रहा हूं मैं अपनी जर्नी, ये वाली बात याद रखना, डिक्रीज होगी। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। और आपको पता है यही वो रीजन था जिसने पृथ्वी पर 5 इवेंट्स करवाए। जब भी क्लाइमेट बदलता है 5 इवेंट हो जाते, 5 इवेंट अभी तक हो चुके हैं बहुत भयंकर तरीके से। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, जिसमें बायोडाइवर्सिटी एकदम से लुप्त हो जाती है? मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद ओनली अबाउट 1.2 मिलियन स्पीशीज हैव बीन फॉर्मली डिस्क्राइब्ड, और ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है जो मिली हैं 1.2 मिलियन टोटल स्पीशीज़ में से वो ज़मीन पर पाई गई हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, लगभग 6.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं एस्टिमेट लगाया जाता है कि वो लैंड पर हैं, और 2.2 मिलियन ओशंस के अंदर है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक बायोडाइवर्सिटी। 70% से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं जो अभी तक ढूंढी गई हैं ऑल ओवर द अर्थ, दे आर एनिमल्स। यानी कि फॉनल स्पीशीज आर मोर देन फ्लोरल स्पीशीज, और जो प्लांट्स हैं फ्लोरल स्पीशीज दे कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज एवर फाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ। प्लांट्स में क्या क्या मिलता है आपको? एल्गे, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आपको एल्गे के बारे में तो याद होगा सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? एल्गे जो हैं वो प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक न्यूक्लियस बेरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं हम लोग इनको, अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन ट्रू फॉर्म में दे लैक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड स्पेशलाइज मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स। इनका किंगडम होता है प्रोटिस्टा। यूजेस मैंने आपको इसके बताए थे एल्गे के प्रीवियस चैप्टर के अंदर, फूड कलरिंग में, रनिंग शूज़ में, स्पेस मिशंस में एज जेट फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स की तरह जब एल्गे को आप गैसोलीन के साथ मिक्स कर देते हो और बायोडीजल या बायोजेट फ्यूल बना लेते हो। और कौन से अंडे, वेजिटेरियन अंडे कौन से?
वेगन एग्स, ठीक है, जो कि प्लांट बेस्ड एग्स होते हैं। आप उसमें मूंग, सोयाबीन, लेग्यूम, पीस, चिकपी और दूसरे प्लांट के सोर्सेज को मिक्स करो, और ऐसे अंडों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रुएल्टी फ्री अंडे, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में अंडों को बनाने के लिए किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करा गया, राइट। याद आ गई एलगे के बारे में बातें। मैं आपको थोड़ी बहुत बातें फंगस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मैं इन पांचों को मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। डोंट वरी, मैं जब भी कुछ भी बोलता हूँ, जैसे आप सोचो कि ये एलगे के बारे में इन्होंने बोला, अगर हमने वो नोट्स नहीं बनाए, अगर उसके वो बोल कर दो कहीं आएगा नहीं, अरे बहुत डिटेल में आएगा। अभी इस बुक में 37 चैप्टर्स हैं, ये बार बार 100 बार 1000 बार आएंगे फैक्ट के, ठीक है। मैं आपको पहले से इसलिए देता हूँ ताकि आप उसके लिए रेडी रहो, आपको कुछ कुछ पता हो। तो चलो मैं सबसे पहले आपको फंगस के बारे में बताता हूँ। फंगस भी ना एक प्रकार से, नंबर 1 याद रखना, ये एक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डू दे हैव न्यूक्लियस? डू दे हैव न्यूक्लियस, हाँ कि ना? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बताओ। सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर, बिल्कुल है, ठीक है। एल्गे भी यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है कि नहीं होता है? फंगस भी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक यीस्ट, मोल्ड्स, और सबसे फेमस मशरूम्स। इनके किंगडम को क्या कहा जाता है, फंगस के किंगडम को? जैसे याद है ना, एल्गे की किंगडम को क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टा। फंगस के किंगडम का नाम है फंगाई। इनमें सेल वॉल होता है, और ये ऐसा कहा जाता है, आपको हर जगह मिल जाते हैं, ज्यादातर वैसे लैंडमैंड में मिलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अर्थ पर हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए इनको कहा जाता है दे आर ओमनी प्रेजेंट फ्लोरल स्पीशीज। ओमनी प्रेजेंट जो, या ओमनी पोटेंट जो वर्ड यूज करा जाता है ना, वो एक्चुअली पता किसके लिए करा जाता है? वैसे गॉड के लिए, भगवान के लिए, है ना। जो हर जगह पाया जाए वो भगवान है, लेकिन ये भी इनकी प्रेजेंस ऑल ओवर द अर्थ, इक्के तुक्के रीजन्स को छोड़ दो, ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाती है, ठीक है। इनके रोल्स और फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर 1, दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके ऊपर फीड करते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, वहां से अपना फूड डिराइव करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसको स्मॉलर एलिमेंट्स के अंदर। जब ये ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है, जैसे मतलब मान लो कोई फल है, सब्जी है, आपने बाहर उनको छोड़ दिया, बारिश हो रही है, फंगस लग गई उस पर, ब्रेड है एक्सपायर हो गई, फंगस लग गई उस पर, यानी कि उस ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो रहा है, कह सकता हूं मैं ऐसा, ठीक है। अब ये जो डीकम्पोजिशन हुआ, इट डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, फंगस के बारे में जान गए। अच्छा, और फंगस ना किसी किसी प्लांट में भी नुकसान पहुंचा देते हैं और एनिमल्स के शरीर पे भी नुकसान पहुंचा देते हैं, प्लांट बेस्ड फंगस। फंगल इन्फेक्शन सुने होंगे आपने, किसी के नील्स में हो जाता है ना, बॉडी पार्ट्स में हो जाता है। तो फंगस जो है वो इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है, इट कैन कॉज ह्यूमन डिसीजेस टू। लाइक जॉर्किच, ठीक है। तो मैं पहले आपको, हाँ ये तो दिखा दूँ जरा, 1 मिनट। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है कि जो यीस्ट होते हैं वो जिंदा होते हैं?
यीस्ट जो अभी मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया ना अभी मैंने कि यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट जिंदा होते हैं। ये ना मैदे को फ्लफ़ी बनाने के लिए, ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने के लिए, केक वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे जिसको अंडे वाला केक नहीं खाना ना, तो वो यीस्ट पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कि इससे मैदे वगैरह में, अगर एक देसी वर्ड में यूज़ करूँ आपके घर में कभी आपने सुना हो, खमीर उठता है। मतलब जो फ्लफ़ी जो बनता है ना, जैसे मतलब मान लो मैदा ज़्यादा खिंच रहा है, भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे छोले भटूरे के साथ, है ना, या फिर केक जो है वो बहुत स्पंजी स्पंजी बनेगा, तो कहते हैं खमीर उठता है इससे। खमीर मतलब अब क्या होता है कि आपने इस पाउडर को डाला किसी भी चीज़ में, ये ना एक बबल्स बनाता है, बुलबुले टाइप ये बनाता है। अब वो जिंदा है इसलिए वो ऐसे ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बीच में आ गया ना ब्रेड में या फिर ब्रेड क्रम्स में या केक में, इसको कहते हैं ये खमीर की वजह से उठता है, ये खमीर की वजह से उत्पन्न होता है ये, लाइक दिस। अभी मैदा क्या ऐसा निकल कर ये कोई इसने किसी भी बंदी ने ऐसा कोई मैदा अगर वो फुलाया था तो इतना ऊपर थोड़ी ना भर दिया होगा एक कटोरे के अंदर रख के, बड़ा बाउल यूज़ कर लेता वो या कर लेती। इसके अंदर हल्का सा इतना मैदा गूंथ कर डाला होगा, जैसे आटा गूंथते हैं, और उसके बाद यीस्ट पाउडर मिला दिया होगा, तो ये खमीर उठ गया इसके अंदर से, इसलिए और खमीर की वजह से क्या होता है, मतलब यीस्ट में जब ये जो मैं हिंदी में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फ्लफिंग हो जाती है, जब इसकी ये फ्लफ़ी हो जाता है, खमीर उठ जाता है, तो इसकी वजह से किसी भी चीज़ की बलूनिंग हो जाती है, मतलब ये फूल गया देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया यीस्ट। मोल्ड, ये है मोल्ड, ठीक है, जो कि एक प्रकार से ऐसे ब्रेड वगैरह सड़ जाती है, कोई भी आइटम सड़ गया, आप टिफ़िन बॉक्स में रोटी जो है वो भूल गए, या फिर बाथरूम के जब सील आ जाती है तो अगल बगल में, जैसे बहुत पुराने किसी के घर के दरवाजे हैं, दिवाली वगैरह पे किसी ने पेंटिंग वगैरह नहीं कर पाई, तो इस प्रकार से जो टाइल्स वगैरह या फिर ये जो हो जाते हैं, ठीक है, ये होता है मोल्ड। और मशरूम आप जानते ही, मशरूम ही। अच्छा, अगर मशरूम है यहाँ पर, फंगस का एक प्रकार मशरूम है, एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मतलब मशरूम भी फंगस है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फंगस आर ईटेबल? सम फंगस आर ईटेबल, कह सकता हूँ? बिल्कुल। मशरूम खाते नहीं है क्या? सम फंगस और फंगा यार एडिबल, और एडिबल को ही क्या कहते हैं हम लोग? ईटेबल। इसलिए मैं ये वाला पॉइंट आपको अभी देना नहीं चाह रहा था। अब वापस आना एक बारी, मशरूम देख लिया, मशरूम तो जानते ही हो ना। अच्छा, बारिश के दिनों में ठकुराइन तुम जानते होगे कि अगर ऐसे भी अगर छत पर कोई कूलर है या कोई भी चीज़ है कि रखी हुई है, मशरूम ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, है ना। अब वो जादू जैसी चीज़ हमें बचपन में लगती थी, मशरूम कैसे आ गए, क्या आ गए, तो आज के बाद समझ जाना, बारिश में जो नमी है, नमी की वजह से वातावरण ऐसा मिला इनको कि ये ग्रो कर गए, और मतलब ये वहाँ पर अपनी कॉलोनी बना पाए, मतलब अड्डा बना लिया इन्होंने अपना वहाँ पर। अब जब एक कॉलोनी बना पाए, ये होती है इनकी कॉलोनी। मतलब ये तो चलो बहुत वैसी दिख रही है, लेकिन बारिश के दिनों में अल्टीमेटली हमें थोड़े बहुत अपने मशरूम्स छत पर, जिसके सफाई नहीं होती, कोई पुराना कूलर रखा हुआ है, लकड़ी का सामान रखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है अगल बगल में, आप देखना कभी बहुत टाइम तक अगर आप छत पे नहीं जा रहे, वहाँ सफाई नहीं होती, पानी नहीं डालते, आप कभी साबुन का पानी नहीं डालते, तो वहाँ मशरूम ग्रो हो सकते हैं बारिश के दिनों में। और ऐसा एक्सपीरियंस एक ना एक बार आप सबने लिए ही होगा पक्का, ठीक है। हाँ, मैं वापस एक बात कह रहा था आपसे, यूपीएससी की बड़ी आदत है ऐसा करके पूछने की, एवरी, ऑल, एनी, सम, ठीक है। अब जैसे वो कहता है कि सम हर्बीवोर्स आर दिस, सम कार्निवोर्स आर दिस, सम प्लांट्स आर दिस, सम एनिमल्स आर दिस, ठीक है, सम डॉल्फिन्स आर दिस, सम लायंस आर दिस। तो वो बेसिकली ट्रैप के लिए ये चीज़ पूछता है। अब अगर मैं आपको स्टेटमेंट ये दूँ, ऑल फंगस आर एडिबल, तो इसके लिए आप इसके एग्जांपल को जो आप समझो, ये एडिबल है, मशरूम खा सकते हैं, यीस्ट खा सकते हैं, खा सकते हैं, मोल्ड खा सकते हैं, नहीं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा सीवियर अगर हुआ तो मल्टी ऑर्गेनिक फेलियर भी हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की, अगर आपके पेट में अगर कॉलोनी बना ली अगर इन्होंने तो।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मोल्ड नहीं लिखता तो क्या हम इस कंक्लूजन पे पहुँच पाते क्या? फिर हम तो ये मानते हैं ना कि ऑल फंगस आर ईटेबल, लेकिन फंगस वर्ड वैसे तो चलो आप सबको पता है कि आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे कि हाँ आप जानते हो कि फंगस एक नेगेटिव चीज़ ही होती है जिसकी वजह से डिसीज होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फंगस ईटेबल कैसे हो सकती है? लेकिन अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई मोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो खाई नहीं जा सकती। ओके, फंगस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला ब्रायोफाइट्स, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। टॉपिक्स तो समझ में आ ही गया है ना आपको। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट सबसे पहली बात तो याद रखना ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग का नेम है। इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप नेम। ये मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है विच इज़ यूज फॉर मॉसिस, liverworts and hornworts। ठीक है, मॉसिस को तो आप जानते हो, आप मॉसिस को ही बेस बनाकर समझ लेना इस टॉपिक को, लेकिन दिखाता हूँ मैं फिर भी आपको सारे। पहले लिवरवर्ट्स दिखा देता हूँ, ये ठीक है फंगस, और इसमें कंफ्यूज मत होना, दिखते एक जैसे ही हैं, कहीं आप सोचो ये एक ही है। फंगस प्रॉपर तरीके से जो होती है वो कुछ ऐसी होती है कि ये एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लिवरवर्ट्स, ग्रीनिश ये भी है, ग्रीनिश वो भी है, ये लिवरवर्ट्स हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, हॉर्नवर्ट्स है ना, घास होती है कुछ ऐसी, ठीक है। और धनिया के पत्ते जो होते हैं उसके पीछे वाली साइड मान लो, जहाँ से जो पत्तों के अलावा जो स्टिक्स सी होती है ना धनिया में लगी रहती हैं, इस प्रकार से भी दिखती हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बॉटनिस्ट नहीं हो तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे हॉर्नवर्ट्स या फिर किसी भी एक ग्रास में या धनिया के पत्तों में, ठीक है। ये हो गए लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स। मॉसेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये होती है मॉस, इन्होंने भी कॉलोनी बना रखी होती है। ये आप कभी भी देखना किसी पत्थरों पर, आप कभी पहाड़ों पर जाते हो जहाँ पर बारिश होती है तो उधर की चट्टानों पर, पत्थरों पर, घर में जो दीवारें होती हैं, छत पर साइड में जो रेलिंग्स होती हैं, उसमें ये लग जाता है। ठकुर ने देखा होगा पक्का तुमने पहाड़ों पर, या फिर अभी असम में अगर तुम होगे, असम में तो मतलब मान ही लो सदाबहार हैं तो, ठीक है। और अगर आप एक सीज़न के लिए छत पे कोई पुराना कूलर वगैरह या लोहे का सामान रखा छोड़ देते हैं ना, उस पर भी आ जाती हैं, लकड़ी वगैरह तक पे भी लग जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉसेस। अगर मैं एक बार के लिए आपको दिखा दूँ मॉस वर्सेस फंगस, तो इसलिए मैं आपको कहता कि आप ज़्यादा फ़र्क पता नहीं लगा पाओगे। ये भी एक प्रकार की फंगस है, लिसन, और ये मॉस, ठीक है। खैर छोड़ो उसको, आप मॉस को बेस बनाकर चलना इस टॉपिक को समझने के लिए। कुछ ऐसा इमेजिन कर लो इसका तो, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ये ना, मुझे आप एक बात बताओ, ये जो मॉस है पूरी की पूरी, इसकी ब्रॉडर वर्जन में अगर आपको दिखाऊं, इसको नहीं, इसको इमेजिन कर लो, ये यही है, ये ऐसे किसी लकड़ी या किसी पत्थर पर ऐसे आ गई है, इसने एक कॉलोनी बना ली है यहाँ पर। नीचे पत्थर पर, ये देखो अगर आप यहाँ पर पत्थर है, ये देखो ये पत्थर है, ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है बगल में। आपको क्या लगता है
पत्थर के ऊपर कभी कोई प्लांट ग्रो कर सकता है? आप पत्थर के ऊपर सीड डालकर आ जाओ कल को अपनी छत पर, ऐसी ज़मीन पर या अपने मार्बल वाले फ्लोर पे डाल लो, अब ग्रो कर जाएगा वहाँ पर प्लांट? बोलो सर कर सकता है, बोलो कर सकता है। कर तो रहा है ये सर, ठाकुर डिनाई क्यों कर रहे हो? कर सकता है, लेकिन मेरा अगला सवाल, रूट्स होंगी क्या ऐसे प्लांट में? मार्बल के फ्लोर पर जाकर वो रूट बना लेगा अपनी, जाकर छत पे रूट बना लेगा अपनी, गाड़ लेगा? बताओ, गाड़ लेगा? नहीं कर पाएगा। तो जब इसके पास रूट नहीं होती है ना, तो हम इसको कहते हैं दे आर, सारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। यानी कि इनके पास ना ही रूट्स हैं, और जब रूट्स नहीं है तो दे ऑल्सो डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यूज। कल की क्लास जब हम कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर, मैंने आपको वहाँ पर बताया था वेस्कुलर प्लांट्स जाइलम फ्लोएम के थ्रू, जिनमें गैसेस, खाना, एनर्जी, पानी का, इन सब का आदान प्रदान होता है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मैं किसी चीज़ को प्लांट कहता हूँ तो प्लांट तो मेरी नज़रों में बचपन से मुझे यही सिखाया गया कि भाई उसके पास रूट्स होनी चाहिए, पत्तियाँ होनी चाहिए, रूट्स तो होनी चाहिए, पानी कहाँ से लेगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से खींचेगा? ये फिर कैसे भाई हरे भरे कैसे हैं? प्लांट होते चलो सब भी ये समझ में आता, प्लांट तो, लेकिन हरे भरे भी हैं, तो भाई न्यूट्रिएंट तो फिर बुरा बुरा मिल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये न्यूट्रिएंट फिर कहाँ से आ रहा है? तो उसके पीछे रीज़न ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सिर्फ ब्रायोफाइट्स की नहीं, सभी नॉन वेस्कुलर प्लांट की एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब किसी प्लांट के पास रूट सिस्टम नहीं होता ना, या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं होता, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, कुल मिलाकर आप मान लो कि रूट नहीं होती है अगर उसके पास, तो दे एब्जॉर्ब waters and minerals from एयर। यानी कि अब हमारे सामने क्या पहलू आ गया? रूट नहीं है, न्यूट्रिएंट खींचने की क्षमता कहाँ से है इनके पास? हवा के थ्रू। अब हवा के थ्रू खींच तो रहे हैं, लेकिन इनका कौन सा पार्ट खींच रहा है? कोई और पार्ट तो दिख ही नहीं रहा। ऊपर ऊपर ये घास घास ही दिख रही है मुझे, तो जी हाँ, यही खींचती है हवा से न्यूट्रिएंट को। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एयर थ्रू देयर सरफेस। और इनके सरफेस पे क्या है? ये लीव्स, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ इनके बारे में। इनको ना, ये ब्रायोफाइट्स को ना एक टाइटल दिया जाता है, इनको बोला जाता है ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियन कौन होता है वैसे एनिमल किंगडम में? वैसे टर्म तो देखो एनिमल्स के लिए होती है, फ्लोरा के लिए तो होती नहीं, फौना के लिए होती है ना। कौन होता है? जो दोनों जगह शेयर करके रहता है। कहाँ पर? लैंड पर भी और पानी में भी। लेकिन एम्फीबियंस के बारे में एक जनरल मतलब बात पूछ रहा हूँ यहाँ से अलग हटकर। एम्फीबियंस की जो शुरुआत होती है जीवन में, वो सबसे पहले कहाँ पर होती है? जीवन उनका कहाँ पर शुरू होता है सबसे पहले? पानी में। उनके गिल्स डेवलप होते हैं ब्रीदिंग के लिए इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर धीरे धीरे करके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए उनके लंग्स डेवलप होते हैं, है ना। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है इनको।
बिकॉज ध्यान से सुनना, दे कैन लिव इन सॉइल, दे कैन लिव इन सॉइल्स। अब सॉइल क्या होता है? लैंड सरफेस, राइट? बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। रह सकते हैं सॉइल में, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। पानी चाहिए किस लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रह तो लेंगे उस पे, सॉइल पे, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे। पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब आपके दिमाग में आया होगा सर फिर इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस ही क्या रही? ये तो पत्थर पे चट्टान पर उग रहा है, पानी कहाँ है? डेफिनेटली इस रीजन में नमी रहती होगी, बारिश टाइम टाइम पर होती होगी। हमेशा जब भी कहीं पर भी आपके घर में मॉस हो, या फिर ये छत पर या जिस भी जगह पर कभी कभार कोई पत्थर वाली जगह है, कोई फ्लोर है जहाँ पर बड़े टाइम से सफाई नहीं हुई, पेंटिंग नहीं हुई है दीवारों की, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ अगर आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखो तो समझ जाना पक्का वहाँ पर कोई टंकी का पानी होता होगा, या फिर आपके दीवारों में सीलन होगी, या फिर आप रेनी प्लेस पर रहते होगे, तभी ग्रो कर सकता है ये। वरना उसका कोई मतलब नहीं बनता कि जहाँ पर उसका रूट सिस्टम ही नहीं है, जहाँ पर वो वेस्कुलर प्लांट ही नहीं है, उसके पास वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं है, वो ऐसे ही बंजरों की तरह एक पत्थर पर पड़ा हुआ है। नहीं, पक्का वहाँ पर उसको नमी जो है, जो पानी है, वो सप्लाई होता है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स उसको ज़रूरत पड़ती नहीं है। पानी बस इसको चाहिए सेक्स करने के लिए, बाकी काम तो इसका हवा कर देती है, इसकी पत्तियाँ खींच लेती हैं बाकी न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स फ्लोरा। नंबर 1, इनको बोला जाता है सबसे पहले, चलो नेचर समझ लो इनका। दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। क्या ब्रायोफाइट्स वेस्कुलर प्लांट्स थे? नहीं, ये हैं। यानी कि क्या इनके पास रूट होती है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, गैसेस, मिनरल्स, वाटर्स का आदान प्रदान होता है, अंदर फूड बना लेते हैं अपने आप ही, है ना? बताओ। बिल्कुल, दे हैव रूट्स एंड रूट सिस्टम। दूसरी चीज, पहले इसका एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बारे में बाकी बातें समझाता हूं। कॉनिफर्स याद है? जिनमें पत्तियां नहीं होती लेकिन नीडल लाइक पत्तियां होती हैं। प्रॉपर तरीके से हम उनको पत्ती नहीं कह सकते। कॉनिफर ना, हाँ। कॉनिफर, ये मुझे बताओ एक चीज, कॉनिफर की पत्ती है, इसको मैं इस पत्ती का क्या बोलूं? बताओ क्या ये अपने आप में एक बीज है या फिर इसके अंदर से बीज निकलेगा? ये बता दो। ये जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा? पहले इसकी शेल टूटेगी, फिर एक और कॉनिफर प्लांट ग्रो होगा,
या फिर यही ग्रो कर लेगा अपने आप में कॉनिफर प्लांट, क्या होगा? बीज इसके अंदर होते हैं या फिर यही बीज होता है? बोलो। अरे बोलो भाई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल में सारे लैंडफॉर्म्स दिखाए थे, सारे प्लांटेशन सिस्टम दिखाए थे वेटलैंड से पहले वाले चैप्टर के अंदर। भूल गए? क्या रिवीजन चल रही है तुम लोग की? तुम लोग को क्या लगता है प्रेम्स निकल जाएगा तुम लोग का? ये जो है ये सीड्स है, और इन सीड्स को हम लोग कहते हैं एक्सपोज सीड्स। जो ये एक्सपोज सीड्स हैं, तो जिम्नो का मतलब होता है, इसलिए मैंने डैश डाल दिया था बीच में, नेकेड। और स्पर्मा का मतलब होता है, स्पर्म्स नहीं, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो ये एक्सपोज सीड्स हैं, इसका मतलब दे आर नेकेड सीड्स। ठीक है। अब होता क्या है, जब ये सीड गिरेगा तो इसकी कोई शेल कवरिंग तो है ही नहीं, नेकेड सीड है ना ये अपने आप में इतना केपेबल होगा कि एक न्यू प्लांट को बर्थ दे सके। ये सीड, आप कहोगे सारे सीड ही ऐसा करते हैं? सारे सीड डायरेक्टली ऐसा नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ भाई डिफरेंस। आप कहोगे सीड तो सर यही करते हैं ना, जब वो नीचे गिरेगा उसकी रूट निकलेगी, अंकुर फूटेगा और फिर धीरे धीरे करके वो प्लांट बन जाएगा। एकदम से ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये अगर गिरा ना टूट के ज़मीन पर सॉइल में, ये इमीडिएटली जैसा इसका बैकग्राउंड दिख रहे हो कॉनिफेरस ट्रीज का, कॉनिफेरस प्लांट का, ये बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। ये सारे गिरेंगे, बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अपने आप में नेकेड सीड है, इसके अंदर कोई बीज नहीं है, यही बीज है। ठीक है। अब क्या होता है, इनको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, कि आप कहोगे कि हर एक सीड जो है ऐसे ही काम करता है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसके लिए अगला हम पकड़ लेते हैं ये एंजियोस्पर्म को साइड में। ये जिम्नोस्पर्म से, यहाँ पर देखो जिम्नोस्पर्म्स। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसकी तरफ, एंजियोस्पर्म की तरफ। यहाँ समझो, ठीक है। ये जो एंजियोस्पर्म फ्लोरा है, इनके अंदर क्या होता है, ये वो प्लांट्स होते हैं that carry, that bear their seeds। सीड्स तो इनके पास भी है जिम्नोस्पर्म्स के पास। मैं अगर इस सेंटेंस को यहीं तक लिख दूं, ये दोनों सेम है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स दैट बेयर देयर सीड्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी सीड्स हैं, आप कहोगे सीड्स तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, नेकेड सीड है तो क्या हुआ, नाम से हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो नंगा के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। दे आर द प्लांट्स दैट बियर देयर सीड्स। डिफरेंस बस यही है, इन देयर फ्रूट्स। इनमें जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट होता ही नहीं है।
पत्तियां हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई फल, कोई फ्रूट वेजिटेबल वगैरह कुछ नहीं। प्लांट बड़ा हुआ एक सीड से, ट्री बन गया, वो अगेन सीड ही प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अभी खाने की चीज़ नहीं हो सकती या फिर यूज़ करने की चीज़ नहीं हो सकती, इसका नेचर सीड का है, क्योंकि इसके अंदर कोई सीड नहीं, यही अपने आप में सीड है। फ्रूट क्या होता है, मान लो एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल। एप्पल को अगर आपको ग्रो करना है तो आप एक फ्रिज से निकालकर एप्पल गाड़ोगे मिट्टी के अंदर। वाटरमेलन को अगर आपको ग्रो करना है, तरबूजे को, खरबूजे को तो फ्रिज से निकालकर या किसी सब्जी वाले से खरीदकर, फ्रूट वाले से खरीदकर पार्क में गाड़ा हो, कितना बड़ा खरबूजा तरबूजा कि मैं पेड़ उगा रहा हूं उसका। पहले आप क्या करते हो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, हम पहले इस फ्रूट में से बीजे निकाल लेते हैं, इसको धो लेते हैं, इसको सुखा लेते हैं, उसके बाद जाकर मिट्टी में खाद मिला देते हैं, कुछ फर्टिलाइजर मिला देते हैं, कुछ मैन्योर मिला देते हैं, एक खुरपी ले लेते हैं, एक गमला खरीद लेते हैं, हो सके तो माली को बुला लेते हैं, और मिट्टी थोड़ी बिछाई, फिर सीड डाले, ऊपर से मिट्टी की कवरिंग करी और डेली पानी डालते रहे, बन जाएगा आपका प्लांट। तो धीरे धीरे करके जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो किसी पार्क में जाकर, वरांडा में जाकर या कहीं पर जाकर उसकी हाइट के हिसाब से आप उसको ट्री बना सकते हो। यही होता है ना, नॉर्मल प्रोसेस के नहीं होता। बताओ, देसी प्रोसेस घरों में हमारे, या फिर जहाँ पर भी आपने सुना होगा दादी के घर पे, नानी के घर पे, किसी पार्क में, किसी माली को देखते हुए आपकी बालकनी में, इसी प्रोसेस से लगते हैं प्लांट, पेड़ पौधे, राइट। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्लांट होते हैं इनका जो सीड होता है वो उनके फ्रूट्स में छुपा होता है। ठीक है। और दुनिया में एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं विच आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन किंगडम ऑफ, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, एल्गे का जो किंगडम है वो प्रोटेस्टा है, फंगस का किंगडम फंगाई है, प्लांट का किंगडम होता है प्लांटे, प्रॉपर प्लांट जिसको हम कहते हैं प्लांटे। सबसे ज़्यादा प्लांटे किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म्स फ्लोरा देखने को मिलते हैं आपको, विच रिप्रेजेंट्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं पृथ्वी पर, ग्रीन प्लांट्स हैं पृथ्वी पर, और कौन से, नॉन लिविंग प्लांट्स, जिसको आप जानते हो, ऐसा नहीं कि उनकी खोज होना बाकी है, नॉन लिविंग ग्रीन प्लांट्स, इनका 80% जो संख्या है वो एंजियोस्पर्म्स ने घेर रखी है। फ्रूट्स के साथ साथ इनके कुछ सीड्स फ्लावर्स में भी होते हैं, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। कई गानों में या फिर हिंदी में, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे नॉर्मल पिक्चरों में या हिंदी में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल, है ना। भंवरा कैसे फूल खिलाता है, हाउ डज द बीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ फ्लावर या बर्थ ऑफ अ फ्लावर। बी किसी और फूल पर जाके बैठी, उसके हिस्से में सनफ्लावर को इमेजिन कर लो, है ना, और उसके कुछ छोटे छोटे कण उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, राइट। बी वहां पर करने क्या गई थी, नेक्टर पीने, है ना। इंटेंशनली उसने चिपका लिए क्या वो अपने शरीर से, नहीं, है ना। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन सीड्स हैं, उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं,
वो जाकर बैठी किसी और फूल पर, अगेन दूसरा फ्लेवर का जूस पीने, और जो ये पहले वाले फूल से दूसरे वाले फूल तक की जो उसकी जर्नी थी, जो पोलन सीड से एक जगह से उठाकर दूसरे फूल में गिरा दिए, और फ्लावर के बीच में किस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, बन गया फूल। आप समझ गए हाउ भंवरा इज रिस्पॉन्सिबल फूल खिलाने के लिए। ठीक है। हाँ, अब लेकिन मैं पहले जिम्नोस्पर्म की बात एक अधूरी रह गई, कुछ इक्की दुक्की बातें, इसको भी कंप्लीट करते हैं। पहले एक बात बताओ मुझे, एंजियोस्पर्म समझ में आ गया जिम्नोस्पर्म से अलग कैसे है? ये तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है ना। अब यहां पर जो होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं ये एनक्लोज नहीं होते हैं, तो आप इनको कह सकते हो दे प्रोड्यूस सीड्स विदाउट आपको क्या चीजें नहीं दिख रही यहां पर? ना ही फ्रूट है, ना ही फ्लावर है। विदाउट फ्रूट्स और एग्जाम्पल मैंने इसका बता दिया आपको, कॉनिफर। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सेम वही प्रोसेस। दे रिप्रोड्यूस थ्रू एक्सपोज सीड्स। समझ में आया ये सारे के सारी चीज़ें? अब आगे वाले चैप्टर में जब एक प्लांट टेक्सोनॉमी का आपको एक वो आएगा, चैप्टर का एक पार्ट है, मतलब उसको चैप्टर ही समझ लो, आगे चलकर आएगा, थोड़े बाद में आएगा वो, आपको 15-20 चैप्टर के बाद देखने को मिलेगा। उसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं, सारी की सारी। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है। अब देखो, अमंग्स एनिमल्स, कंटेक्स्ट से मत भटकना, हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ आंकड़े, फैक्ट्स एंड फिगर्स जान रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्लांट की बातें कर रहे थे। वो कह रहा था ना 70% सारी स्पीशीज रिकॉर्डेड जो हैं वो एनिमल्स हैं अमंग्स बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स के बारे में आपको एल्गे के बारे में बता ही दिया था प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैंने आपको फंगस के बारे में बता दिया, ब्रायोफाइट्स के बारे में बता दिया, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बता दिया। तो अमंग्स एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। और टेक्सोनॉमी आप जानते हो कि इसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नोन एज टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज टेक्सोनॉमी, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल स्पीशीज। ठीक है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, 70% जो जितनी स्पीशीज हैं वो एनिमल्स की हैं, मोर देन 70%। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी अगर पृथ्वी पर कहीं देखने को मिल सकती है तो वो मिलती है ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर, साउथ अमेरिका में। और प्रोमिनेंटली ये वैसे तो जो रेन फॉरेस्ट है वो 21 कंट्रीज़ के अंदर और फैले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन सी कंट्री के अंदर आते हैं अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट? ब्राज़ील। और इनको क्या कहते हैं? डैश ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ। तो अगर आप ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी देखो, ठीक है, तो इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करा जा सकता है। वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, और ये दोनों तो हो गए फौना और ये फ्लोरा। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। प्लांट्स के अंदर
फर्न्स एंड एलीज, उससे जुड़े हुए मतलब कुछ जो पेटल्स वगैरह जैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, लिचेंस, एल्गे, फंगाई एंड मॉसेस, इनवर्टिब्रेट्स, क्रुस्टेशियंस, मोलस्कस, इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल ग्रुप्स। ये सारी बायोडाइवर्सिटी की रेंज है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।